हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारा चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the states, so that decisions could be made for that particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. The constitution contains lists that detail the issue that each tier of government can make laws on. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from the work for the work that what it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by the laws and policies made by each of these levels of government. इस पैराग्राफ का मतलब है कि जो वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, उनका सिर्फ ये काम नहीं है कि वो गवर्नमेंट ही डिवाइस करे और वो भी कोई भी पर्सन को इन्वॉल्व ना करे जो कैपिटल सिटी की न्यू दिल्ली में नहीं बैठा है। इसके अलावा उन्हें ये करना चाहिए कि एक ऐसा गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें हर एक स्टेट अपने एरिया पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई एक रूल बना सके, या फिर हर एक टायर इसमें जैसे कोई एक पर्टिकुलर वो जगह होती है या स्टेट होती है या कोई गांव होता है, वहाँ के खुद के अपने रूल्स बनाते हैं उसके किसी सर्टेन इश्यूज़ पे, और जो नेशनल लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है वो सबको फॉलो करने होते हैं, और जो स्टेट बनाती है वो उसी स्टेट को या फिर उसी पर्टिकुलर एरिया को फॉलो करने होते हैं। जो ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बता रखी है कि जहाँ पे हर एक टायर है उसे अपने काम की डिटेल कहाँ से मिलेगी और उसे अपने काम के पैसे कहाँ से मिलेंगे। जैसे कि कहीं पे चंडीगढ़ में अगर रोड बनवा रहे हैं तो उसके पैसे उसको कहाँ से मिलेंगे, अगर हरियाणा में रोड बन रही है तो उसके पैसे उसे कहाँ से मिलेंगे, या फिर कोई और काम हो रहा है जिसमें पैसों की ज़रूरत है, जो भी स्टेट है तो वो मिलती है उन्हें, ये बताता है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कि उन्हें इन चीज़ों के पैसे कहाँ से मिलेंगे। और स्टेट्स इसके अंदर फेडरलिज्म के अंदर मेरली एजेंट्स नहीं होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, पर वो अथॉरिटी लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी। ये जितने भी पर्सन हैं इंडिया में वो सारे गवर्नड है लॉज के द्वारा और पॉलिसीज जो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाती है अपने पर्टिकुलर एरिया में। सेकंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसे होगी जैसे राज्यसभा, लोकसभा, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। The different tiers of government that you just read about consists of different representatives who are elected by the people. Your class 7 book begins with the story of Kanta, who was standing in a line to vote during an election. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. When they were making the Constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class, and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो कंसिस्ट करती है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। ये सारे जो
रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा। अब जैसे हमने पिछले साल हमारी बुक में बताया था कि एक स्टोरी थी कांता की, जो लाइन में खड़ी थी इलेक्शन के समय पे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गारंटी करता है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज गारंटी करता है हर एक सिटीजन को। जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें ऐसे लगा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसने जो लोग हैं उनको प्रिपेयर कर दिया है कि उन्हें उनका कैसा इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और यही जो चीज़ है ये सबको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देती है। जो क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट थे, क्लास थे और जेंडर के हीरिशिज थे, मतलब कि जो जेंडर के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही थी, कास्ट के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही थी, क्लास के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही थी, इन सब को ब्रेक करने के लिए भी एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो पीपल ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया के लोग हैं, उनका डायरेक्ट रोल है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में। और एक और चीज़ कि जो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री है उसे अपने इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसे अपने सोशल बैकग्राउंड को पीछे छोड़ के वो भी हर एक इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती है या कर सकता है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं पीपल को, और इसके बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। फिर थर्ड आता है सेपरेशन ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। These are the legislature, the executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country. In order to prevent the misuse of power by any one branch of the government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organ of government, and this ensures the balance of power between all three. कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मेनली 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है, वो लेजिस्लेचर में होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जो लेजिस्लेचर है वो लॉज को बनाती है, और एग्जीक्यूटिव एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और गवर्नमेंट को रन करने के लिए। और आखिरी में जुडिशरी आता है, जिसकी आगे जानकारी हमें यूनिट 3 में भी मिलेगी। जो जुडिशरी है वो मेनली रेफर करता है सिस्टम ऑफ कोर्ट को इस कंट्री में, जो हमारी इंडिया है, कि जो प्रिवेंट करने के लिए मिसयूज ऑफ पावर, जैसे कि जो मॉनिटर था उसने अपनी मिसयूज ऑफ पावर किया था, उसको प्रिवेंट करने के लिए किसी एक ब्रांच के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहती है कि जो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उन सबको डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। जो हर एक ऑर्गन है वो काम करता है और एक दूसरे के ऊपर चेक रखता है कि भाई वो उनमें से कोई काम गलत तो नहीं कर रहा। ये इंश्योर ये भी करता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इन तीनों के बीच बना रहे। The word state is often used in this chapter. This does not refer to state governments. Rather than we use state, we are trying to distinguish it from government. Government is responsible for administering and enforcing law. The government can change with elections. The state, on the other hand, refers to a political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory. We can thus speak of the Indian state, the Nepali state, etc. The Indian state has a democratic form of government. The government or the executive is one part of the state. The state refers to more than just the government and cannot be used interchangeably with it. ये जो वर्ड स्टेट है जो इस चैप्टर में हमने बहुत बार यूज किया है, ये स्टेट गवर्नमेंट को रेफर नहीं करता है, बल्कि ये रेफर करता है अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट्स को, एक अलग अलग गवर्नमेंट्स को।
एक गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और लॉज को इन्फोर्स करने के लिए। जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस के द्वारा चेंज की जा सकती है। और जो स्टेट है अदर हैंड पे वो रिप्रेजेंट करती है एक सोवरेन पीपल्स को। जो सोवरेन पीपल्स होते हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक के अनुसार वो होते हैं कि किसी कंटेक्स्ट, किसी इंडिपेंडेंट पीपल को रेफर करते हैं, वो जो सोवरेन पीपल होते हैं। और एक कोई डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडियन स्टेट है, नेपाली स्टेट है, ये सारी जो स्टेट्स है वो डेमोक्रेटिक, ये दोनों स्टेट्स हैं, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है। द गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव, हम गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, ये एक ही पार्ट होते हैं स्टेट का। और जो स्टेट है वो रेफर करती है मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट, कि वो एक गवर्नमेंट से बहुत आगे की चीज़ होती है और इसको हम इंटरचेंजेबली किसी भी चीज़ में इंटरचेंज करके यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।